मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो मार्केट कल क्या और क्रैश हो सकता है। अगर आप देखो डाउ जोन्स को देखोगे ना, 550 पॉइंट गिर चुका है और नेस्डेक 1.5% गिरा है। टेस्ला तो भाई 12% तक गिर चुका है। और अगर हमारा गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 180 पॉइंट का गैप डाउन है, यानी कि 23,800 का लेवल कल ही टूट जाएगा। ठीक है, अब देखो ये रीजन क्या है मार्केट में, समझो बात को, क्योंकि अ, थोड़ी पैनिक आया है मार्केट में, क्योंकि क्रूड ऑयल अगर आप देखोगे 100 को क्रॉस हो चुका है। ठीक है, और आज भी 5% ने एकदम ब्रेकआउट कर चुका है। अब इसका अगला रेजिस्टेंस 105 और 110 है क्रूड ऑयल का। ठीक है, और मार्केट में कोई न्यूज नहीं आती तो ये टेस्ट कर लेगा। क्लियर, कोई कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आती तो ये टेस्ट कर लेगा। और रीजन क्या है मार्केट में, समझो बात को। ट्रंप ने क्लियर कट वार्निंग दी है ईरान को और हाउथीज को। ठीक है, सभी लोग जानते हैं ना, मैंने बोला था ना यमन और सऊदी अरेबिया का लड़ाई चल रही है। तो वो जो ग्रुप है ना यहाँ पे यमन का, तो यहाँ पे उनको क्लियर कट वार्निंग दी है, क्योंकि यमन का जो ग्रुप है उन्होंने अटैक किया था शिप्स पे। ठीक है, जो सऊदी अरेबिया से आ रहा था। तो ट्रम्प ने क्लियर कट वार्निंग दी कि भाई आप अटैक करोगे तो हम लोग तगड़ा अटैक करेंगे और आपको खत्म कर देंगे। ठीक है, ये ट्रम्प ने वार्निंग दी। ईरान ने वार्निंग पता है क्या दी? ईरान ने वार्निंग ये दी कि जो ब्रिटेन है ना, यूएस की मिलिट्री को अलाउ करे ना, हम लोग ब्रिटेन पे अटैक करेंगे तगड़ा वाला। और ईरान ने और भी बोला कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी कंट्री, ठीक है, अगर यूएस को अपनी मिलिट्री बेस यूज करने देगा, ठीक है, तो उस पे हम लोग इमीडिएट अटैक करेंगे। यानी कि दोनों तरफ वार छिड़ चुकी है और इसकी वजह से मार्केट में वापस फॉल आना स्टार्ट हुआ है। ये देखो सिंपल बात है। आप बहुत से लोग पूछते रहते कि सर आपने तो बोला था कि भाई ईरान यूएस की वजह से मार्केट में क्रैश नहीं आएगा। भाई ईरान यूएस की वजह से नहीं आएगा, बट ये जो यमन है ना वो भी कूद गया है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो यमन सऊदी अरेबिया ये भी बीच में कूदा है और दोनों ने अपने अपने ब्लॉक्स कर दिए हैं। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस और दूसरे ने रेड सी, दोनों ने ब्लॉक कर दिए हैं। और इसकी वजह से मार्केट में क्रूड ऑयल शूट अप हो चुका है। अब देखो ये लोग जानबूझ के करते हैं, तो हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, पूरा का पूरा जानबूझ के करे कि क्रूड ऑयल ऊपर है, उनको ज्यादातर अच्छा बेनिफिट मिले। ठीक है, क्योंकि देखो होता क्या है, सभी कंट्रीज पे डेट बहुत ज्यादा होता है, यूएस पे भी बहुत तगड़ा डेट है। तो उसकी वजह से ये लोग क्रूड ऑयल ज्यादा पैसे में बेचेंगे और डेट अपना रिड्यूस कर देंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखो हो क्या सकता है, सिंपल समझो। मैंने आपको एक वर्स्ट केस बताया, ध्यान से सुनना, जो बोलो ध्यान से सुनना। मैंने आपको एक वर्स्ट केस बताया था। ठीक है, कि अगर कुछ वर्स्ट हुआ तो मार्केट यहां तक जा सकता है। अब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो रहा है, तो आप ये समझ के चलो कि 23,600 आसपास ये कल के कल ही टेस्ट करेगा, और अगर 100 के ऊपर सस्टेन करता है तो 23,200 जाएगा, जो एक वर्स्ट केस सिनेरियो है। अब अगर सिंपल क्वेश्चन मुझे काफी लोग पूछते रहते हैं कि सर इससे क्या और नीचे जाएगा, क्या इससे और नीचे जाएगा? मैं सिंपल कर देता हूं, अभी के लिए चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। यस, इवन करंट सिनेरियो में भी चांसेस नहीं है कि 23,200 या 30,000 के नीचे जाएगा। ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और ये अभी भी यहां पे कायम है, क्योंकि यहां पे यमन बीच में कूद चुका है। क्लियर? सो माइंड प्रिपेयर रखना, 23,800 का सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट में गैप डाउन दिख सकता है। अब मार्केट में सपोर्ट कहां पे, समझो बात को। मान लो ये गैप डाउन ओपन होता है तो क्या कल रिकवरी मॉर्निंग में आएगी? फ्राइडे है, ठीक है, रिकवरी मॉर्निंग में आ सकती है, बट क्लोजिंग जो आएगी ना वो नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, तो देखो मान लो कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो जैसे ही आज रिकवर हुआ थोड़ा बहुत, ठीक है, उसके बाद गिर गया, ये सेकेंड हाफ में गिरा। सेकेंड हाफ यानी कि 12 बजे के बाद। ऐसा ही हो सकता है कल भी। कल अगर गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे सपोर्ट लेके बाउंस कर सकते हैं और सेकेंड हाफ में वापस शायद गिर सकता है। ठीक है, बट अगर कोई लेट नाइट न्यूज आ गई पॉजिटिव वाली, तो फिर हम लोग बच जाएंगे, मार्केट गैप अप ओपन हो जाएगा। बट देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, रिटेल के लिए सिर्फ इतना बोलूंगा, देखो म्यूचुअल फंड एसआईपी बंद मत करना, पैनिक मत करना। ठीक है, म्यूचुअल फंड में एसआईपी में सिर्फ इतना समझो कि मार्केट जो जा रहा है ना, एक सपोर्ट इसने इंपॉर्टेंट तोड़ चुका है जो 62,000 का है। ठीक है, ये यमन की वजह से तोड़ा है, और अगला सपोर्ट इसका बंदा है 61 से लेके 60,000 के आसपास। ये लेवल टूटने के चांसेस अभी के लिए नहीं दिखाई देते। ठीक है, सो ज्यादा पैनिक मत करना, जो अप्रैल का लो है वो मार्केट में नहीं आएगा मिड कैप इंडेक्स में। ठीक है, चाहे यमन आ जाए चाहे कोई भी आ जाए। क्लियर? तो सो थोड़ा वॉलेटिल होगा मार्केट, क्योंकि ये वार है तो वॉलेटिलिटी तो होगी डेफिनेटली। चलिए, एफआई की आज छोटी सी सेलिंग है, सो एटलीस्ट एफआई सेलिंग छोटी करे तो घबराने की जरूरत नहीं है। एंड वैसे भी देखो समझो बात को, एफआई छोटी पता है सेलिंग क्यों कर रहे हैं अभी? ठीक है, आप देखोगे टेस्ला 12% फॉल किया है। रीजन ये है कि जो ईआई में इन लोगों ने ज्यादा खर्चा किया ना, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि ईआई अच्छा तो है बट बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करवाता है। हम जो इंडियन वर्कर्स होते हैं ना, आईटी डेवलपर्स, ठीक है, वो इतने सस्ते में मिल जाते हैं ना, और इनको अपना सिस्टम इतना महंगा करना पड़ता है।
ठीक है? जो पॉसिबल ही नहीं है यूज़ करना अभी के लिए। आगे जाके शायद हो तो हो, बट अभी पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह से टेस्ला टॉप से तगड़ा गिरा, बहुत तगड़ा गिरा, ठीक है? और एआई की स्पेंडिंग की वजह से अब इंडियन आईटी कंपनीज़ में पॉजिटिविटी आ सकती है। बट अगर ग्रोथ आए तो, ठीक है? कुछ कंपनीज़ में आ सकती है, ठीक है? बट आप देखो यहाँ पे समझो इन्फोसिस, इन्फोसिस का एडीआर 4.5% डाउन, ठीक है? आप पूछे सर इंडिया में आईटी स्टॉक्स में पॉजिटिविटी है, बट ये एडीआर क्यों फॉल किया? अब देखो सभी आईटी पॉजिटिव नहीं रहेंगे, ये मैं पहले से बता रहा था कि सभी पॉजिटिव नहीं रहेंगे। जो कंपनीज का ग्रोथ होगा वो पॉजिटिव रहेगा। इन्फोसिस के रिजल्ट अच्छे हैं, देखो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, थोड़ा फोकस करना और पैनिक मत करना। इन्फोसिस ने खुद रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांग दिए हैं। कहाँ पे गया? देखो यहाँ पे 12% का ईयर टू ईयर ग्रोथ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और 15% का इबिटा ग्रोथ है। मैं सीरियसली बोलूँ ना, इससे तोड़फोड़ कोई रिजल्ट बताए ना, ये लार्ज कैप है, ठीक है? इन्फोसिस 1 से 5% का ग्रोथ बोल रहा था, ये 15% का जो ग्रोथ आ रहा है ना, ये पाई डेफिनेटली स्ट्रांग है, इसका बाप भी स्ट्रांग है, ठीक है? इसका बाप भी इससे ज्यादा अच्छा ग्रोथ नहीं ला सकता इन्फोसिस का, इतनी बड़ी कंपनी है और इतना अच्छा ग्रोथ है। ओके, बट प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है इनका कमेंट्री पे। कंपनी ने कमेंट्री दी कि भाई हमारा रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस सिर्फ 1.5 से 3% होगा, जो पहले ज्यादा बोला था, ठीक है? तो ये जो रेवेन्यू गाइडेंस उन्होंने पहले कुछ 1.5 से 3.5% बोला था, तो अपने रेवेन्यू गाइडेंस इन्होंने कम कर दिया। अब फ्यूचर ग्रोथ कम बोलेंगे तो घंटा ऊपर रहेगा। सिंपल बात है ना। देखो मेरी लैंग्वेज छोड़ दो, बट खुद सोचो, अगर कंपनी बोले मेरे को पास ग्रोथ ही नहीं है, कौन एफआई जो है फॉरेन प्लेस 100 200 500 करोड़ डाल के स्टॉक को क्यों भगाएंगे? ठीक है, वो खुद बोला कि भाई मेरे में दम नहीं है ऊपर जाने का, ठीक है? तो इसकी वजह से ये गिरा 4.5%, बट ज्यादा नहीं गिरा है, वरना 8 8 10 10% की लोअर सर्किट लग जाती। ओके, सो घबराने की कोशिश मत करना, ये इतना ज्यादा पैनिक नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे हैं और रेवेन्यू गाइडेंस लास्ट टाइम भी कम बोला था इन्फोसिस ने, स्टिल ये अच्छा आया है, सो घबराने की कोशिश मत करना। ओके, अब सिंपल, क्या ये और क्रैश होगा कहना मुश्किल है, बट इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, 1000 के आसपास, यहाँ पे बहुत तगड़ा बेस है। अगर ये ब्रेक होता है, जो चांसेस कम है क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है और ग्रोथ अच्छी है, तो यहां पे बेस बना के एक बाउंस कर सकता है, ठीक है? बट बाउंस देखो कब करेगा, जब फ्यूचर जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट, वो पॉजिटिव होगा तो करेगा ना। तो एटलीस्ट ग्लोबल को स्टेबलाइज होने दो, तब ये करेगा। क्लियर? एक एक न्यूज है, रेखा झुनझुनवाला ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के सेल्स बेचे 7 करोड़ के। अब देखो रेखा झुनझुनवाला भी स्टार हेल्थ कंपनीज को पसंद नहीं करती, उसने भी यहाँ पे अपना बिकवाली करना स्टार्ट कर दिया है। देखो स्टार हेल्थ कंपनी खराब नहीं है, बट क्या है कि कभी कभी कस्टमर्स की कंप्लेंट बहुत मैंने सुनी है वीडियोस में। तो अगर हम लोग चार्ट्स पे दिखे, चार्ट्स क्या बता रहा है, तो चार्ट्स में पूरा का पूरा मरा पड़ा है स्टॉक, देखो ऑलरेडी बहुत मरा पड़ा स्टॉक है। इसने फॉलिंग पैटर्न बना रहा है कंटिन्यूसली। एक बार ये 700 या 750 का लेवल तोड़े, फिर जाके एक ब्रेकआउट कर सकता है। और ये जो न्यूज आ रही है, बस ये ध्यान में रखना कि 400 का लेवल ना टूटे, अगर ये तोड़ देता है तो पैनिक क्रिएट करेगा ये, ठीक है? चलिए, चेन्नई पेट्रो, देखो मुझे आज मेरे कम्युनिटी जो ग्रुप है ना, मेरा पूरा का पूरा कम्युनिटी ग्रुप, अगर आप आना चाहे हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो हमारा जो कम्युनिटी ग्रुप है ना, वो डिस्कस करा था कि चेन्नई पेट्रो बहुत तगड़ा मोमेंटम करा है, लाइफ हाई पे ट्रेड करा है। मैं उनको सिंपल बोला कि भाई रिजल्ट आ जाए ना, पहले एक बार देख लो रिजल्ट कैसे है। अगर खराब आए ना, फंस जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। मैं देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं करता, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई एक बार रिजल्ट को देख लो खाली, ठीक है? तो रिजल्ट आए, स्टॉक गैप अप था, पॉजिटिव था, सीधा क्रैश हो गया 10%, सीधा क्रैश हो गया, ठीक है? अब रिजल्ट खराब नहीं है इतने, अगर आप देखोगे तो ग्रोथ अच्छी है, 1000 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है, जो लास्ट 40 करोड़ का लॉसेस था, ठीक है? और इनके क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन आते हैं जून क्वार्टर के, इसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं है। बट सरप्राइजिंग ये है कि ये स्टॉक लाइफ हाई पे था, आई थिंक मोमेंटम पे था, 52 हाई पे था, ठीक है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसमें हमेशा क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ आनी चाहिए, अगर नहीं आती ना तो स्टॉक डेफिनेटली क्रैश होता है, फॉल करता है। तो इसकी वजह से फॉल किया भाई, यहाँ पे ग्रोथ नहीं दिखी है। सो कोई भी बोले कि रिजल्ट अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छे हैं, दो चीजें कंपेयर करो। देखो मैं आपको सिंपल बोलता हूं, मार्केट में कोई पप्पा नहीं बोलेगा आप मेरे जैसा। दो चीजें कंपेयर करो, अगर स्टॉक लाइफ हाई पे है, ठीक है, उसका लास्ट क्वार्टर रिजल्ट, यानी कि मार्च क्वार्टर, अभी कौन सा है, जून क्वार्टर, क्या ग्रोथ है इसमें, ठीक है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या ग्रोथ है? अगर नहीं ना, तो उसका बाप भी गिरेगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई लाइफ हाई पे है, बस ये बात याद रखना, ठीक है? चलिए, स्टॉक में
यहाँ पे मोमेंटम है, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक किया होगा तो फॉल 10% आया होगा, ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हैं। तो सपोर्ट है 1000 का, बस ये टूटना नहीं चाहिए, अगर ये टूट जाता है तो वापस 800-600 को सपोर्ट ले सकता है, ओके? सो थोड़ा कॉशियस रहेंगे, रिजल्ट्स मैं हमेशा बोलता हूँ रिजल्ट के पहले अगर स्विंग ट्रेड करते हैं तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। अच्छा हाँ, इन्फोसिस के सीईओ ने रिज़ाइन कर दिया है, ये एक थोड़ा-सा नेगेटिव है, इसकी वजह से भी इन्फोसिस गिरा हुआ है। पीवीआर के देखो रिजल्ट्स ठीक है, पॉजिटिव साइड पे हैं, ग्रोथ आया है इसका लास्ट ईयर के कंपेयर में, अच्छा ग्रोथ है। EBITDA 31% से ग्रो हुआ है। पीवीआर के रिजल्ट्स ठीक है, लिटिल बिट पॉजिटिव बोल सकते हैं। पर देखो पीवीआर नंबर्स इतने अच्छे जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? ये 2-3 अच्छी फ़िल्म्स आ जाती है, इसकी वजह से पीवीआर की सेल बढ़ रही है, बट इतने अच्छे नंबर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है? और जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, इसकी वजह से पीवीआर बिल्कुल भी भाग नहीं रहा। देखो यहाँ पे 2020 से लेके 2026 6 साल में कोई भागा नहीं है स्टॉक, ठीक है? रीज़न क्या है कि फ्यूचर ग्रोथ नहीं है, ठीक है? सिनेमा का, क्योंकि ओटीटी आ चुके हैं और ओटीटी की वजह से लोग ज़्यादा थिएटर्स में नहीं जाते। ठीक है, धमाल जैसी मूवीज़ जो 200 करोड़ कमा सकती है, वो सिर्फ़ 100-150 करोड़ में चली जाती है। ओके, सो ये बहुत नेगेटिव है। स्टॉक का सपोर्ट है 962 का, अगर ये ब्रेक होता है तो सीधा 400 को आ सकता है, सो बी केयरफुल। अगर ब्रेक होता है तो पैनिक आएगा। सो एवरेज रिज़ल्ट उज्जीवन की बहुत तोड़-फोड़ रिज़ल्ट है, एकदम टर्न अराउंड रिज़ल्ट है। एक टाइम पे मुझे मैडम ने पूछा था, हमारे कम्युनिटी में था, तब उज्जीवन 15-16 पे आसपास था और बहुत नेगेटिव न्यूज़ आई थी, बहुत नेगेटिव न्यूज़ आई थी। यहाँ पे, ये जो क्रैश हुआ था ना यहाँ पे, बहुत नेगेटिव न्यूज़ आई थी। तो मैंने उनसे सिंपल बोला था, आपको क्या लगता है कि ये बैंक बंद हो जाएगा? नहीं ना, ठीक है? और इन्होंने जो भी रिज़ाइन-विज़ाइन किया, उस टाइम पे आप पैनिक मत करो, सिंपल समझो बात को, हर चीज़ में पैनिक नहीं होता। न्यूज़ वाले न्यूज़ डालेंगे, आप पैनिक मत करना। तो वो मैडम ने कुछ 25 पे एंट्री की थी, अब ये स्टॉक 14 का स्टॉक सीधा लाइफ पे ट्रेड करे, देखो यहाँ पे 65 पे, ठीक है? लिस्टिंग अभी हाई तोड़ दिया है। अब हमेशा याद रखो कि देखो हर चीज़ में पैनिक मत करो, खुद से सवाल पूछना, क्या कंपनी बंद हो रही है? क्या बैंक बंद हो रही है? नहीं ना? तो आपकी क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है माइंड में? छोटे-मोटे न्यूज़ आते हैं, स्टॉक में पैनिक आएगा। जैसे कि डाउ जोन्स में न्यूज़ आया, निफ्टी क्रैश हुआ, ठीक है ना? तो न्यूज़ पे रिएक्शन तो आएगा ही आएगा, बस वो टेम्परेरी रिएक्शन होता है। आप देखो कितना बाद भागा, ठीक है? इसका एक रेजिस्टेंस है 60 का, नंबर्स अच्छे हैं, देखते हैं कि कितना मोमेंटम करता है, बट हाँ, प्योर टर्न अराउंड नंबर्स है। इंडिया बुल्स के एकदम टर्न अराउंड नंबर्स है, हम लोगों ने डिस्कस किया था ये चार्ट पैटर्न, ठीक है? कंपनी 22 मिलियन का लॉस था, 1.5 बिलियन का प्रॉफिट आया है, प्योर टर्न अराउंड नंबर्स है, ठीक है? इंडिया बुल्स ने बहुत अच्छा मोमेंटम किया था, ये 24 वाला इंडिया बुल्स, ठीक है? यहाँ पे 21 के आसपास था। अब इसका एक ब्रेकआउट है 21 के ऊपर, अगर ये ब्रेक किया होगा तो इसका अगला रेजिस्टेंस बनता है सीधा 40 के आसपास का, और नंबर्स टोटली टर्न अराउंड है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, और वैसे भी फॉलिंग मार्केट में अच्छे रिजल्ट्स पे कौन फोकस नहीं करता। फिनोटेक्स के खराब नंबर्स है, सो केयरफुल है ना, क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन आया है, बी केयरफुल। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्वेरी है सर बंधन बैंक, ठीक है? यहाँ पे एक सिंपल क्वेरी आ रही है सर की। अब कहाँ पे है देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। देखो एंट्री लेना नहीं लेना आप पे डिपेंड करता है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर सकता अभी के लिए, ठीक है? बट मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई स्टॉक रिजल्ट की वजह से क्रैश हो रहा है, ठीक है, मान लो एक सपोर्ट पे है, ठीक है, क्या वो इंस्टेंटली भागेगा? चांसेस कम है ना? चांसेस कम है, क्यों? क्योंकि अभी तो गिरा है और ग्लोबल मार्केट भी वीक है, तो इतना जल्दी तो रिकवर नहीं होगा। तो हमेशा याद रखो कि रिजल्ट के बाद अगर कोई स्टॉक गिरता है ना, थोड़ा टाइम दो उसको, स्टेबल होने का टाइम दो, ठीक है? अगर अगर रिजल्ट के दिन का जो लो तोड़ा है, जिस जहां से रिजल्ट आए थे, वो हाई अगर वापस क्रॉस होता है तो पॉजिटिव होगा। जब तक ये हाई क्रॉस होता है तब तक पॉजिटिव ही नहीं है, और ये क्रैश होने के बाद क्या होता है, साइडवेज हो जाता है, ठीक है? तो थोड़ा देखो कि साइडवेज हो क्या रहा है कि नहीं, ठीक है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ये साइडवेज हो, उसके बाद आइडिया आएगी आप लोगों को कि बॉटम बना कि नहीं बना, ठीक है? बाकी इंस्टेंटली कूदेगा भी नहीं, रिकवर भी नहीं करेगा, ठीक है? छोटे-मोटे पुलबैक्स आएंगे, उतना ही। थायरोकेयर के रिजल्ट डिस्कस कर लो। चलिए सर, यूट्यूब है तो देख लेते हैं यहाँ पे। देखो थायरोकेयर क्रॉस चेक किया, नंबर्स पॉजिटिव है, ईयर टू ईयर बहुत अच्छा ग्रोथ आया है इसका, 38 से सीधा 51 करोड़ है। और देखो टेस्टिंग ये जो होते हैं ना, टेस्टिंग कंपनी, ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट, ये ग्रोथ है, बहुत टर्न अराउंड सेक्टर है। मैंने आपको पहले भी सिखाया था, अभी भी बता रहा हूँ, प्योर टर्न अराउंड सेक्टर है और ग्रोथ बहुत अच्छी है। बट समझो बात को, ये
स्लो मूवर कंपनी है, एकदम स्लो मोमेंटम करती है, ठीक है? तो वॉलेटिलिटी तो आएगी। देखो यहाँ पे भी ये स्टॉक पीटा था, कंपनी का ग्रोथ क्या खत्म हुआ था? नहीं, तो वापस भागा, ठीक है? मंथली चार्ट पे बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ये होगा ही होगा। अगर मान लो अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी फॉल करता है, तो ये सिर्फ सपोर्ट लेने आ रहा है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? ये पैटर्न्स होती है, जब तक आप पैटर्न्स ना समझो रिजल्ट के साथ-साथ, तब तक तो आप भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है? अब मान लो कि आप पूछे सर ये पैटर्न ब्रेक कब करेगी? या तो बहुत तोड़-फोड़ रिजल्ट आएँगे या बहुत कचरे रिजल्ट आएँगे, तब ये पैटर्न टूटेगी, ठीक है? मान लो बहुत तोड़-फोड़ आए, सीधा प्रॉफिट डबल ही हो गया, क्वार्टर टू क्वार्टर स्पेशली, ठीक है? तो स्टॉक सीधा डबल हो जाएगा यहाँ से ही। बट थोड़ा-सा ग्रोथ है ना, तो क्या होगा कि आराम से वो खेल-खेल के मोमेंटम करेगा। ये बात हमेशा याद रखना, ओके? चलिए इंडेक्स लैगिंग, एक सर ने कमेंट किया था सर, यहाँ पे कहाँ पे गया सर, इंडेक्स आप जो बोल रहे हैं वो इंडेक्स लैगिंग है, ये आप मार्केट बंद होने के बाद बोलेगा तो ये कोई भी चलेगा। भाई ऐसा नहीं है, मैंने आपको समझाया भी था, ठीक है? ये जो एलिगेटर स्ट्रैटेजी है, ये मार्केट में मैंने आपको समझाई भी थी। और देखो सिंपल बात है, ये स्ट्रैटेजी स्कैल्पिंग नहीं बताती, ठीक है? स्कैल्पिंग नहीं बताती। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ़ इतना बताती है कि आपको ट्रेंड पिक करना है। देखो यहाँ से ट्रेंड आया, ठीक है? फिर यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। तो मान लो कि आप यहाँ पे स्प्रेड भी फ़ोकस करते, तो इसने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला, फिर सेकंड एंट्री की बियर स्प्रेड में। बियर स्प्रेड के बाद इसने पूरा का पूरा बड़ा ट्रेंड दिया इसने। ठीक है? तो ये सिर्फ़ ट्रेंड बताता है, ओके? कि भाई यहाँ पे ट्रेंड है। आप छोटे-छोटे स्कैल्पिंग क्यों कर रहे हो? आप लैगिंग और जो इंडिकेटर आप यूज़ कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो कि जो भी इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, उससे आपने क्या प्रॉफ़िट किया? चलो मान लो आपने जो भी बोल रहे हो कि भाई बेस्ट इंडिकेटर वो वाला है, आपने क्या प्रॉफ़िट किया? तो एट लीस्ट ट्रेंड को देखो ना, स्कैल्पिंग करके क्या फ़ायदा हो रहा है? ठीक है? ट्रेंड को पिक करो। ओके, तो ये बात याद रखिएगा। बाकी वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके ज्वाइन कर लेना। और ये जो एलिगेटर स्ट्रेटेजी है वापस रख दी है, बट वो सिर्फ कम्युनिटी मेंबर्स के लिए है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।